चलिए पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, और किताबों में साथ ही साथ आयोनिक रेडियस भी मिल जाता है. इट्स नॉट अ बिग डील. हम एटॉमिक रेडियस सीखेंगे, वो सबके लिए कॉमन रहेगा. नाउ गाइस, एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं चाहूंगा कि आपको इनके एटॉमिक रेडियस लिख के बता दिए जाए. तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर्स है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक रेडियस 110 पिकोमीटर्स है, आर्सेनिक जिसका एटॉमिक रेडियस 121 पिकोमीटर है, एंटीमनी जिसका एटॉमिक रेडियस 141 पिकोमीटर है, एंड बिस्मथ जिसका एटॉमिक रेडियस 148 पिकोमीटर है. लेट मी चेक. मुझे हल्का सा डाउट जा रहा है इसमें, लेकिन मेरा डाउट गलत था, मैं बिल्कुल सही हूँ. हाँ, मॉस्को नियम का नहीं पढ़ेंगे. मॉस्कोवियम इज वेरी रेडियो एक्टिव, और जो रेडियो एक्टिव होता है उसकी हमें स्टडी करने का कोई मतलब नहीं होता. हमें उसकी स्टडी करने से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो बनते ही टूट जाता. तो क्या एटॉमिक रेडियस निकालोगे. नाउ गाइस, एज यू कैन सी, एज यू कैन ऑब्जर्व द ट्रेंड दैट ongoing down the group, the atomic radius increases from नाइट्रोजन टू बिस्मथ. यानी जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. इसका रीजन क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द रीजन? देखो बच्चा लोग, रीजन समझा दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ में कुछ जरूरी बात डिस्कस करना चाहता हूं. देखो, सबसे पहला रीजन मैं यही डिस्कस करूंगा. एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. आप लोग सब जानते हो नाइट्रोजन के अंदर 2 शेल होते हैं, फॉस्फोरस के अंदर 3, तो आर्सेनिक के अंदर 4, तो एंटीमनी के अंदर 5, तो बिस्मथ के अंदर 6. यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं. अब आप खुद सोचो, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, यानी न्यूक्लियस के आसपास जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस के आसपास शेल्स बढ़ते जाएंगे, एटम का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा. क्या ये चीज क्लियर होगी? तो पहला रीजन तो हम सबको बढ़िया तरीके से क्लियर है. लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है. प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जैसे इमेजिन करो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है. अब मैंने बोला एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रख दिए. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए. और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब मान लो मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए. इमेजिन करना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में तुम्हारे प्रोटॉन्स भी तो बढ़ने चाहिए भाई. जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उतने तुम्हारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे. ये बात आप सभी लोग जानते हो. अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the shell increases along with protons in the nucleus increases. यानी तुम्हारे प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है न्यूक्लियस के अंदर. मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. देयरफॉर
Z effective increases. What do you mean by Z effective? Z effective का मतलब होता है effective nuclear charge. And what is effective nuclear charge? Effective nuclear charge का मतलब होता है capacity of nucleus to attract its valence shell electrons towards itself. यानी कि एक न्यूक्लियस की ताकत, एक न्यूक्लियस की कैपेसिटी कि अपने से सबसे दूरी पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेने की क्षमता, अपनी ओर खींच लेने की ताकत इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो सर एक फैक्टर बोल रहा है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हमें रखने की जगह कम पड़ रही है. तो हमने पहले शेल में रखे, फिर दूसरे में रखे, फिर तीसरे में रखे, फिर चौथे में रखे, फिर पांचवें में रखे, जरूरत पड़ेगी तो छठा भी लेके आएंगे. तो उससे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. इसलिए हम लोग जब ऊपर से नीचे गए तो एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ नजर आया. लेकिन सर ये भी तो फैक्टर है. ये फैक्टर जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जाना जाता है, ये भी बढ़ रहा है. इसका मतलब कि न्यूक्लियस में इतनी ताकत आ गई है कि वो अपने से मौजूद सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन को भी पूरी ताकत से खींच के अपनी ओर ले आए. अब अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी ओर ले आए तो वो तो एटम को कंडेंस कर देगा, वो तो एटम को एकदम दबा लेगा, वो तो एटम को पूरी ताकत से खींच के अपनी ओर ले आएगा, तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा. सो एक्चुअली ये फैक्टर क्या कंट्रीब्यूट करता है, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम. एंड ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है. मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आते हो ना तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर बेरिलियम का छोटा, बोरॉन का छोटा, कार्बन का और छोटा, नाइट्रोजन का और छोटा, ऑक्सीजन का और छोटा और फ्लोरीन का सबसे छोटा. ये फैक्टर काम करता है और ये फैक्टर यहां पर भी काम करेगा, नो डाउट. तो दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम. तो यहां पर दूसरा लफड़ा डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम आ गया. तो सर फिर आपने जो वैल्यू लिखी है ये तो प्रूफ कर रही कि एटम का साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहां आप बोल रहे हो कि सर एटॉमिक नंबर बढ़ने से शेल बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है, मतलब ये भी बढ़ रहा है. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने जेड इफेक्टिव सिखाया है ये कब माना जाता है, व्हेन ऑल द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. दैट मीन्स ये कैलकुलेशन किया जाता है, ये इमेजिन किया जाता है कि अंदर मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये नहीं है, ये अभी इनइफेक्टिव है, ये अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ घूम रहे हैं, इनका किसी और इलेक्ट्रॉन पर कोई असर नहीं है. ये केस तब लिया जाता है. लेकिन जब हम लोग रियलिटी चेक करते हैं तो हमें एक नया इफेक्ट दिखता है जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो मैं आपको समझाऊंगा. बट बिफोर दैट, क्या आपने ये लिख लिया? क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो एक फैक्टर हमने क्या सीखा, एटॉमिक नंबर का बढ़ना, उसकी वजह से नंबर ऑफ शेल का बढ़ना, जिससे कि एटॉमिक साइज बढ़ता है. लेकिन एक फैक्टर हमारे सामने आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज also increases and causes decrease in size of atom. तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कैसे पता चलेगा? तो देखो, समझना मेरी बात को. जैसे ये तुम्हारा तुमको मैं शील्डिंग इफेक्ट अच्छे तरीके से समझा देता हूं और स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं और इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे तरीके से समझा देता हूं. इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो होता क्या है, एक बात समझना. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बारे में जरूरी बात समझने की कोशिश करना. देखो,
आपके पास में 4 तरीके के ऑर्बिटल्स मैंने आपको सिखाए। सबसे पहला ऑर्बिटल मैंने आपको सिखाया एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जिसका शेप स्फेरिकल होता है, मतलब ये ऑर्बिटल तुम्हारे न्यूक्लियस को पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेता है। इनफैक्ट आपको न्यूक्लियस दिखाई ही नहीं देता। ये ऑर्बिटल ने तुम्हारे न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है। फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है अल्टीमेटली, जिसमें अपन हवा भरते हैं। या इमेजिन करो तुम्हारे टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है ना, जैसे आजकल ट्यूबलेस टायर आने लगे, वैसे साइकिल्स में टायर के अंदर एक ट्यूब होता है, बिल्कुल पतले से रबर का होता है। एक्चुअली हवा उसमें भरी जाती है, टायर उसको कवर करता है। ठीक उसी तरह फुटबॉल के अंदर भी एक ब्लैडर होता है, एकदम पतला सा होता है, रबर का होता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है और बाहर से फुटबॉल का कवर होता है। तो फुटबॉल के कवर की वजह से, अगर फुटबॉल व्हाइट और ब्लैक कलर की है तो आप लोगों को ऑरेंज कलर का ब्लैडर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्लैडर का शेप और फुटबॉल का शेप सेम है। यही लफड़ा यहां होता है। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है और एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल बॉडी होती है। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऐसा घेरते हैं, न्यूक्लियस को ऐसा दबाते हैं चारों तरफ से कि न्यूक्लियस दूर से देखने में पता ही नहीं चलता कि न्यूक्लियस कहां है। दैट मीन्स न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट, सबसे ज्यादा नजदीक एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को माना जाता है। अच्छा, ये मत सोचना कि सर सिर्फ 1s ऑर्बिटल, नहीं, तुमको जितने एस ऑर्बिटल मिलेंगे सब 1s से थोड़ा ही दूर 2s होगा, फिर 3s, फिर 4s, यानी जितने भी एस ऑर्बिटल है सब न्यूक्लियस के नजदीक माने जाएंगे। इसके बाद आता है पी ऑर्बिटल। आप लोग सब जानते हैं कि पी ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप ऐसा होता है। ये कुछ इस प्रकार का देखा जाता है। ये देखो, एक ऐसा, फिर तुम्हारा px, अगर मैंने ये बनाया, अगर मान लो ये तुम्हारा px हो गया, अगर ये तुम्हारा px हो गया तो ये तुम्हारा py हो गया और ये तुम्हारा pz। ये पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा है, और ये फ्रंट की तरफ आ रहा है, इसे ज्यादा लंबा दिख रहा है, ये pz हो गया। अब आप देखो, p ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को कवर तो किया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गैप है। जैसे देखो, यहां से मुझे गैप दिख रही है, यहां से मुझे गैप दिख रही है, यहां से गैप दिख रही है, यहां से गैप, मतलब न्यूक्लियस को p ऑर्बिटल ने कवर तो किया है, लेकिन s ऑर्बिटल जितना इफेक्टिव नहीं किया है। इसलिए s ऑर्बिटल के बाद में p ऑर्बिटल न्यूक्लियस को कवर करता है, बट नॉट वेरी मच इफेक्टिव। इसके बाद आता है तुम्हारा d ऑर्बिटल। अब आप लोग सब जानते हो d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, और d ऑर्बिटल ना तो पहले शेल में दिखाई देता है, ना तो दूसरे शेल में दिखाई देता है, ये तीसरे शेल में दिखाई देता है। मतलब इसकी अकरेंस होती भी तीसरे शेल में है, और तीसरे शेल में भी इसको भरने के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ता है। इसीलिए डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा दूर माना जाता है, कुछ बहुत ही ज्यादा दूर इसे माना जाता है। और एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है। इट इज वेरी फार, इट इज वेरी क्लोजेस्ट, इट इज समवॉट क्लोज, इट इज फार एंड इट इज वेरी फार। अब एक बात इमेजिन करना, एक घर है और एक घर के अंदर रेनोवेशन का काम चालू करना है। एक घर है और उस घर में रेनोवेशन का काम चालू करना है। उस घर का न्यूक्लियस, आपका घर है, आपके मम्मी पापा हैं और आपके दादी दादा हैं, ये इस घर के न्यूक्लियस कह लो, यानी घर में मौजूद मम्मी पापा और दादी दादा, ये तुम्हारे घर के न्यूक्लियस हो गए। अब एस ऑर्बिटल नाम का बेटा पैदा होते से घर में पढ़ा। इनफैक्ट इसके मम्मी पापा दादी दादा ने तो उसको स्कूल भी नहीं भेजा, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया, ना कोचिंग भेजा ना स्कूल भेजा, दिन भर रात भर घर में घर वालों के साथ रहा। पी ऑर्बिटल को सिर्फ स्कूल भेजा, उसके बाद कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं भेजा। कोचिंग इसने ग्रेविटी सर्कल से ऑनलाइन पढ़ी घर पे,
सिर्फ कुछ घंटों के लिए स्कूल जाके वापस घर आ जाता था। फिर डी ऑर्बिटल को इन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जो सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टी में, दीपावली पे, होली पे छुट्टियों में घर आता था, बाकी टाइम ये बोर्डिंग में रहता था। और एफ ऑर्बिटल को इन्होंने विदेश पढ़ने भेज दिया, जो कई सालों में एक बार घर आता था। अब एक बात बताओ, अब इस घर में रेनोवेशन करना है, अब इस घर के अंदर हमें रेनोवेशन करना है। कौन से कलर का पेंट होगा, फर्नीचर कैसा बनेगा, मॉड्यूलर किचन कैसा बनेगा, बेडरूम कैसे डिजाइन होंगे, गार्डन कैसा बनेगा, ये घर का कोई भी मेजर डिसीजन अगर लेना होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? एस ऑर्बिटल को, क्योंकि ये घर के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए घर पे पूरा राज इसी का चलेगा। फिर पी से सजेशन लिया जाएगा, डी और एफ बोलेंगे बनाते हो तो बना, नहीं बनाते तो मत बना, अपने को कौन सा रोज आना है, अपन तो छुट्टियों में आते हैं, अपने लिए तो होटल जैसा, अच्छा बनाओगे तो मजा आएगा, बुरा बनाओगे तो भी चला लेंगे। तो ऐसा ही एटम के अंदर भी होता है, ऐसा ही एटम के अंदर भी होता है। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं चाहते कि इनका न्यूक्लियस किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाए, किसी और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाए। पी ऑर्बिटल भी थोड़ा थोड़ा यही सोचता है, लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? डी और एफ ऑर्बिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी भी तरीके की कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाउ इमेजिन करो, ये आपका न्यूक्लियस है, इमेजिन करो ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहां पर तुम्हारा 1s का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर तुम्हारा 2s का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर तुम्हारे 2p के इलेक्ट्रॉन है, मैं अभी ऐसे ही भर देता हूं। फिर यहां पर तुम्हारे 3s के इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पर तुम्हारे 3p के इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पर तुम्हारा 4s का इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहां पर तुम्हारे 3d के इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइकवाइज। ठीक है, अब यहां पर यह बात हमेशा ध्यान रखना, एज ऑलवेज ध्यान रखना, कि जो अंदर के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इमेजिन करो यहां पर तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4p, तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो सबसे आखिरी में भरेगा, इनको न्यूक्लियस अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो बीच में 3s 2s 1s रोड़े अटकाएंगे। ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल है और ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो ये उस पर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे, ये उस पर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, दैट दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन EXERTET exerted by electrons towards the valence shell, towards the वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गई? मतलब जो सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा, उस सबसे ज्यादा दूरी वाले इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई सबसे ज्यादा असर करेगा तो वो करेगा एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब हम लोग इसे इस तरीके से समझते हैं कि इमेजिन करना तुम्हारे पास में एक न्यूक्लियस है, इमेजिन करना आपके पास में एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और इमेजिन करो ये चौथा शेल है। चौथे शेल में मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस पूरी ताकत से अपनी ओर खींच रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स,
ये जो अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इनमें से s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा कि न्यूक्लियस इस वैलेंस यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज्ड है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर एक जोरदार रिपल्शन कॉज करेंगे। क्या होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स विल strongly repel, the inner shell electron will strongly repel the valence electron and hence makes it moves away from न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस से इसे थोड़ा सा दूर मूव करवा देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां की जगह तुमको यहां दिखाई देने लगेगा, मतलब कि टेक्निकली थोड़ा सा बेचारा और दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, क्लोज आने की जगह बेचारा थोड़ा सा और दूर खिसक जाएगा। मतलब अब आप लोगों को इसे हल्का सा भड़काने की जरूरत है कि देख तेरे को तेरे घर वाले बुलाते हैं, लेकिन इनके जो इतने सारे बच्चे इनने पैदा कर लिए, इनके मन में तेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, चला जा, छोड़ दे इस घर को, छोड़ के चला जा, तेरा इस घर में क्या है, अपनी नई दुनिया बसा, तो भाग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो बेचारा बुला रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की चल नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर के शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने इसको रिपेल कर दिया। एंड इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसे क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर जो तीसरा फैक्टर है, एस number of inner shell electron increases, shielding effect, or we can say screening effect increases। अब यहां पर दो ऐसे फैक्टर हो गए जो एटम में साइज के बढ़ावे को प्रमोट कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ शेल का बढ़ना और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने की बजाय उल्टा बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे एटम के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, एटम थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना भी खींचने की कोशिश कर ले, शील्डिंग इफेक्ट उसको ओवरकम कर जाता है। तो ये वाला इफेक्ट इस वाले इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नलीफाई कर देता है और इसकी वजह से एटॉमिक साइज अल्टीमेटली बढ़ जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं थ्रू आउट कहीं नहीं समझाऊंगा। 16 ग्रुप में, 17 ग्रुप में और 18 ग्रुप में अब मैं आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट नहीं समझाऊंगा। मैंने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा दिया। मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट के अंदर यह भी बता दिया कि कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट होता जरूर है, लेकिन आपको यह चेक करना होगा कि शील्डिंग इफेक्ट के अंदर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कॉज करेंगे, बोलेंगे दूर जा दूर जा दूर जा, और वह दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? ओवरकम्स, शील्डिंग इफेक्ट ओवरकम्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाता है एंड देयरफॉर साइज ऑफ एटम को बढ़ा देता है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। तो क्या पहले ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये बेसिक पॉइंट था, ये मुझे सिखाना ही था। अब मैं आगे कभी आपको ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा, इतना टाइम कभी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ सिखानी थी, आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी, इसलिए मुझे इसके अंदर इतना टाइम लग गया। इसको नोट कर लो, ठीक है? चलिए, तो रीज़न हमको समझ में आ गया कि क्यों टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये दो इफेक्ट की वजह से बढ़ेगा।
एन इस इफेक्ट की वजह से घटेगा। तो आप लोगों को ये पूरा रीजन 1, 2, 3 एंड ये वाला पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए लेट मी रब दिस। और अब मैं आप लोगों को एक और जरूरी ट्रेंड सिखाना चाहूंगा जिस पर मेजरली नजर जाती है। देखो, जब आप सोडियम से पोटेशियम की तरफ गए, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज। 70 पिकोमीटर से 110 पिकोमीटर यानी 40 पिकोमीटर का साइज बढ़ना, देयर इज एन एब्रप्ट इंक्रीज इन द साइज। तो यहां पर आप देखेंगे स्टार बना के, दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस देयर इज अ significant increase in atomic radius is observed. क्यों? Because of number of shell increases, भाई 2 से 3 शेल हो गए, साइज बढ़ गया, एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये 2 रीजन की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ गया। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व करो, फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आते हुए कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन 110 पिकोमीटर से 121 पिकोमीटर, मतलब सिर्फ 11 पिकोमीटर का इंक्रीज इज नॉट दैट मच हाई। तो यहां आती है अब सोचने वाली बात, दैट फ्रॉम फॉस्फोरस टू आर्सेनिक atomic radius is not significantly increases। अब हमें इसका रीजन लिखना होगा। इस पर आता है सवाल, क्या बोलेंगे इसका रीजन? देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के रखना। देखो क्या होता है, जब हम लोग फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर हीलियम की जगह यहाँ पर मुझे नियॉन लिखना चाहिए। एंड आर्सेनिक का जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर्गॉन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 4s2, फिर मैं लिखूंगा 3d10, फिर मैं लिखूंगा 4p3। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार जरा ऑब्जर्व करो। जब आप आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखा कि जब आपने आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करे तो ये न्यूक्लियस था। पहले आपने इलेक्ट्रॉन रखा फर्स्ट शेल में, फिर आपने इलेक्ट्रॉन रखा सेकेंड शेल में, फिर आपने इलेक्ट्रॉन रखा थर्ड शेल में, फिर आप चले गए फोर्थ शेल पे, फिर आप इलेक्ट्रॉन रखने चले गए फोर्थ शेल पे। लेकिन फोर्थ शेल को भरने के बाद आपको वापस से नीचे उतर के, यानी आप पहले यहां से यहां गए इलेक्ट्रॉन भरने, यानी पहले आपने यहां इलेक्ट्रॉन भरा, फिर यहां भरा, फिर यहां भरा, फिर यहां भरा, मतलब आप न्यूक्लियस से दूर गए। लेकिन यहां 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आपको वापस से उतर के यहां आना पड़ा इलेक्ट्रॉन्स रखने। इसके 3d ऑर्बिटल में आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए फिर से नीचे की ओर आना पड़ा। तो एक लॉजिक ये हो गया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, आप न्यूक्लियस से दूर जाके इलेक्ट्रॉन भरने लगे, लेकिन आपको वापस से न्यूक्लियस की तरफ आना पड़ा। मतलब पहले आप न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल पे गए, सेकेंड पे गए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे चले गए, एटॉमिक साइज आप देखो बढ़ गया, लेकिन आपने यहां इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आप वापस से अंदर आ गए और अब यहां इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। अब आप समझ रहे हो, पहले आप न्यूक्लियस से दूर जाके इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो ठीक था, तब क्या होता, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते, बाहर की तरफ फेंकते। लेकिन अब आपने क्या करा, बाहर इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आप वापस अंदर आ गए, आपने वापस अंदर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप टेक्निकली न्यूक्लियस से दूर जाके आप फिर न्यूक्लियस के नजदीक आ गए। तो अब जैसे जैसे आप यहां पर इलेक्ट्रॉन भरोगे, वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा और न्यूक्लियस इस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑल ऑफ अ सडन फोर्थ ऑर्बिटल में जाने के बाद वापस से नीचे आके थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर काम करने लगा।
न्यूक्लियस का पावर यहां पर काम करना है, क्योंकि पहले तुम मुझसे दूर हुए फिर नजदीक आ गए। तो ये रीजन एटॉमिक रेडियस को बढ़ने की जगह प्रोमिनेंटली डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं ऐसा लिख दूं 3d10, क्योंकि ये थर्ड शेल में रिप्रेजेंट करने के लिए 4s2 एंड 4p3, दिखता तो ये ऐसा ही होगा भाई, दिखता तो ये ऐसा ही है भाई। आपने पहले भरा इसको, यानी पहले आप क्या करें, 3s में आपने इलेक्ट्रॉन भरा, 3p में भरा, फिर जंप करके 4s में भर दिया, और फिर वापस से अंदर उतर के आपने 3d में इलेक्ट्रॉन रखे। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि 3d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार होता ही नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस इसको जरूर लाड दिखाएगा कि ले 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 मेरा बेटा आ गया, और इसको खींचेगा भी, लेकिन इसका न्यूक्लियस पे कोई लाड नहीं है। अगर न्यूक्लियस के नजदीक कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूक्लियस से दूर है। तो हम लोग सब जानते हैं कि डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल का रिपल्सिव इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन 4s और 4p यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इतना प्रोमिनेंटली रिपेल नहीं करेंगे। मतलब 3d ऑर्बिटल के द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया जाएगा वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना 3s का या 3p का होता। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में जब आप आए तो फास्फोरस में 3s और 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को 2s और 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर रहे थे, और 2s और 2p तो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ताकतवर था और शेल भी बढ़ गया, और यहां पर कोई डी ऑर्बिटल में भरने का लफड़ा भी नहीं था, इसलिए एकदम से साइज बढ़ गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक तो आपने पहले न्यूक्लियस से दूर जाके फिर अंदर इलेक्ट्रॉन भरे तो न्यूक्लियस ने खींच लिया, और 3d का 4s और 4p पे कोई इफेक्टिव रिपल्शन भी नहीं है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ शेल का बढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शेल का होना ही थोड़े से साइज को बढ़ा रहा है। बाकी यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं काम कर रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा मजबूत हो गया है। इस वजह से आपको इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा। तो आप इसका रीजन क्या बताएंगे? आप इसका पहला रीजन बताएंगे एस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3d orbital is there which is filled after 4s is closer to nucleus and hence attracted towards it causes decrease in the size. And second क्या है, 3d 10 electrons do not effectively shield the valence shell electrons. इन दो रीजन की वजह से इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। जो भी इंक्रीज देखने को मिलता है वो बस शेल बढ़ जाने की वजह से दिखाई देता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब आर्सेनिक से एंटीमनी में भी यही लॉजिक लगाना है। बस 20 पिकोमीटर का राइज हुआ है। 20 पिकोमीटर का राइज क्यों हुआ है? नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं। एंटीमनी के अंदर आपने क्या करना है, जैसे आपने आर्सेनिक में करा। अब जब आप लोग एंटीमनी देखेंगे तो एंटीमनी में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आ जाएगी, और आप 4d को भरेंगे 5s के बाद, यानी पहले 5s भरोगे, फिर 4d भरोगे, और फिर 5p3 भरोगे। तो सेम लॉजिक, सेम रीजन यहां भी लग जाएगा। और यहां से जब आप यहां आओगे, यानी जब आप एंटीमनी से बिस्मत आ रहे हो, आप देख रहे हो कितना कम साइज इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो कितना कम साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं इसको रब कर दूं? लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रेट। तो हम लोग यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं। रीजन मैंने आपको लिखवा दिया। सेम गोज फॉर आर्सेनिक टू एंटीमनी। अगेन एटॉमिक रेडियस
इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, हल्का सा बढ़ता है, इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। लेकिन फिर जब आप लोग एंटीमनी से बिस्मथ चले, वेरी लेस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। अब इसका रीजन क्या है? अल्ले ले मेले गुल्लो। जब आप एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो आपको मिलता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद आप यहां पर पहले 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, फिर 4d के अंदर 10 भरते हो, फिर 5p के अंदर भरते हो। लेकिन जब आप लोग बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो तो इसके अंदर पहले आप क्या भरते हो? 6s2, फिर 6s के बाद आप सीधे 2 शेल अंदर उतरते हो, यानी 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद आप धड़ाक से अंदर आ गए और 4f में आपने 14 इलेक्ट्रॉन भरे। समझ रहे हो? न्यूक्लियस से इतना दूर जाने के बाद फिर अंदर आना और 14 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भरना। समझ रहे हो? न्यूक्लियस बावरा हो जाएगा कि वाह 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 वाह, दूर जा रहा था लेकिन अब तो पास आ गया और इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा, खींचो खींचो खींचो। फिर 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि अगेन न्यूक्लियस के नजदीक है, क्योंकि आप तो छठे शेल पे चले गए थे ना, दूर चले गए थे, तो फिर आप उसके नजदीक आए, 14 इलेक्ट्रॉन भरे। फिर थोड़ा से दूर गए, 10 इलेक्ट्रॉन भरे, और फिर आपने 6p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे। तो न्यूक्लियस के नजदीक आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अच्छा, अब आप जब इसे शेल वाइज देखोगे तो आपने 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आपने पाइप डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आपने 6s में 2 और 6p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि f ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा लेस होता है, बहुत ज्यादा लेस होता है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 6s और 6p के अंदर मौजूद इन 5 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें, न्यूक्लियस से दूर फेंकने की कोशिश करें। वेरी लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां पर आप मान के चलो लगभग न्यूक्लियस के द्वारा 4f14 और 5d10 के इलेक्ट्रॉन्स को अपने नजदीक पाकर खींचना इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएगा, और 4f और 5d का वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट करना, वीक रिपल्शन 6s2 और 6p3 के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा शील्डिंग इफेक्ट को। तो ये दोनों इफेक्ट बैलेंस हो गए। इनफैक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट को यहां पर लगभग न्यूक्लियस के द्वारा खींचे गए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नलीफाई कर दिया गया। इसलिए आप देखो बहुत ही ज्यादा लेस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस दिखा आपको। क्यों? क्योंकि ये हल्का फुल्का भी क्यों दिखा? शेल की वजह से। अच्छा, यहां और यहां एकदम कम भी नहीं दिखा, 20 21 ऐसा दिखा, 11 20, लेकिन यहां सिर्फ 7 पिकोमीटर, जो कि ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 ऑर्बिटल्स काम कर रहे हैं, 5d और 4f। तो ये 2 ऑर्बिटल के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के द्वारा ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, और 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ना के बराबर होता है, 0 ही मान लो, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो लग नहीं रहा है। तो दैट इज वाई आपको एटॉमिक रेडियस इतना माइनर सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी भाषा में सीखो, अपनी लैंग्वेज में याद करो, तभी मजा आएगा, तभी आपको देखने में पढ़ने में मजा आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस समझ में अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा तरीका समझ में आ गया होगा कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्शन करता है, फिर p का, d का और f का सबसे कम। तो जहां पर d और f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना शुरू हो जाए, आप समझ जाओ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, और s ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा और वो न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग फेंकेगा। आप देखो नाइट्रोजन ने फॉस्फोरस के अंदर कितना ज्यादा इंक्रीमेंट दिया। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर 1s 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन है। 1s 2s न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, 2p न्यूक्लियस के अंदर सबसे नजदीक, तो उन्होंने इसके 3s और 3p को ऐसी लात मारी कि दूरी हो गए। समझ गए? अच्छा, सेकेंड, एज कंपेयर टू ये ग्रुप 15 पढ़ा, तो एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 इज लेस देन ग्रुप 14। एग्जाम्पल, कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ज्यादा होगा नाइट्रोजन के मुकाबले,
सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा फॉस्फोरस के मुकाबले। रीज़न यही होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज, मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन एंड कार्बन and silicon and phosphorus belong to third period. So therefore on going left to right, यानी अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाऊं, नो चेंज इन नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। यानी कि अगर नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस शेल सेकेंड नंबर वाला है तो कार्बन में भी वैलेंस शेल सेकेंड नंबर वाला है। सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यानी कार्बन के पास तो 6 ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 7 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो 7 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल होगा। और इसको करना भी क्या है, 7 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को पहले और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ना है, 2 ही तो शेल है। अब तुम क्या कर रहे हो, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसी शेल में ऐड हो रहा है। नाइट्रोजन और कार्बन के शेल में 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नया इलेक्ट्रॉन आना था ये सेकेंड शेल में आ गया, मतलब न्यूक्लियस के नजदीक आ गया। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतना जोर से खींचा कि एटॉमिक साइज कम हो गया। और यहां पर शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट प्रोमिनेंट, शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट प्रोमिनेंट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट काम कब करेगा, जब आप वैलेंस शेल में नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। वैलेंस शेल जो कि थोड़ा दूर हो, 3 हो 4 हो 5 हो, वहां थोड़ा बहुत फिर भी काम करेगा। जिस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, आप उसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसको इलेक्ट्रॉन रिपल थोड़ी करेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट यहां पर प्रोमिनेंट नहीं होता, इसलिए यहां पर ये वाला इफेक्ट इन दोनों इफेक्ट को ओवरकम कर जाता है, शील्डिंग इफेक्ट को और शेल को, क्योंकि शेल भी नहीं बढ़ रहा है और उसमें न्यूक्लियस के अंदर पावर बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट आने पर साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के मुकाबले ग्रुप 15 एलिमेंट का साइज छोटा ही होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर आपका एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट खत्म होता है। इसको नोट करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें।